बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। जो प्रदीप भाई ने आपको बताया कि भाई हमारे गांव के अंदर बीमारियां भी बढ़ गई, समाज भी एक दूसरे से टूट गया, परिवारों के रिश्ते भी टूट गए, सामाजिक जीवन भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आपका राजनीतिक पतन भी हमारे समाज का बुरी तरह से बहुत बुरी हालत पे, एक तरह से ये समझिए कि जो राजनीतिक चिंतन करने वाले लोग हैं उनके भी केंद्र में समाज नहीं बचा। अब उनके केंद्र में केवल ये बचा कि उनको सत्ता से पैसा कैसे कमाना है और पैसे से वापस सत्ता कैसे हासिल करनी है। इसी दिशा में जब लंबे समय से चर्चा करते आए, रिसर्च करते आए तो पता चलता है। और एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे भी अगर पूछूं, इसका इको कम कर दें, आपसे भी अगर मैं पूछूं तो मुझे एक बात बताइए कि कोई चीज अगर खराब अपने आप हुई है, परमात्मा की किसी कारण से, प्रकृति के किसी उसके प्रभाव से अगर कोई चीज खराब हुई है, तो मुझे लगता है कि वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। भाई जो चीज अपने आप खराब हुई है वह तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी जी, क्यों जी बुजुर्गों। और जो चीज ठीक करी गई है या खराब करी गई है, मान लो किसी आदमी ने खराब करी या किसी संगठन ने खराब करी या किसी व्यवस्था ने खराब करी, तो खराब करी हुई चीज भी अपने आप ठीक हो जाएगी क्या? यानी अगर कोई चीज खराब अपने आप हुई है तो उसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमात्मा उसको ठीक कर देगा। जैसे उसका एक सर्कल है कि पहले गर्मी आई है तो बाद में मौसम बदलेगा तो बरसात भी आएगी और फिर सर्दी भी हो जाएगी। ये तो जो बदलाव है, ये बदलाव तो है प्राकृतिक, इसको तो संभालेगी प्रकृति, इसको तो परमात्मा संभालेगा। लेकिन जो चीज खराब करी किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने, वो चीज किसी व्यक्ति या संस्था को ही ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे बात आती है कि खराब करने से किसी को क्या मिलेगा और ठीक करने से किसी को क्या मिलेगा, ये दो बड़े सवाल हैं। जैसे आपका समाज टूटे तो किसी को क्या मिलेगा? भाईचारा टूटे तो किसी को क्या मिलेगा? इससे मिलेगा उनको राजनीतिक ताकत। अगर सारा गांव इकट्ठा होकर के एक दिशा में बात करे तो किसी मुख्यमंत्री, किसी सांसद या किसी विधायक की औकात नहीं है कि गांव की बात मोड़ दे। क्यों जी? और जब गांव का एक हिस्सा 20 घर 50 घर उठ के चले जावे सरकार के पास अपनी मांग मांगने के लिए, और उसके बराबर में आधा गांव ये बोला रहा ये तो सारे के सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी किसान खड़े हैं ना, अगर आधा देश ये कह दे कि ये किसान अपनी मांग मांग रहा है और फिर बीजेपी अपने आधे देश को खड़ा करके ये कह दे कि ये किसान है ही नहीं, कर लो फिर क्या करोगे? ये तो यहां पिज्जा खान लग रहे, ये तो यहां यो करन लग रहे, ये तो मौज कर रहे, इनके जो जलेबी चल रही, ये किसान को नहीं। किसान की तो हालत वो इन सोचा कि ये तो भूखे नंगे होने चाहिए बस। अब वो दो धड़े बन गए, एक हमारी मांग की समर्थन वाला, एक हमारी मांग की खिलाफत वाला। तो समाज के टूटने से उनको फायदा जो सत्ता में बैठे हैं। फिर परिवार को टूटने से किसको फायदा? भाई आपका परिवार टूटे, किसको फायदा? फिर उससे ना, इससे राजनीति को भी फायदा है और इससे कंपनियों को भी फायदा है। मेरे घर में हम 10 बहन थी मेरी, 5 हम भाई थे, 15 बालक थे, 4 थे मेरे पापा काका ताऊ और काका, मतलब मेरे पापा सबसे बड़े हैं। 4 भाई वो, 4 उनकी घरवालियां, 8 ही हो गए, दादा दादी, 25 आदमी रहते थे हम एक घर में। तो मेरा काम चल जाता था एक गाड़ी से, एक मोटरसाइकिल से, एक ट्रैक्टर से, एक टेलीविजन से, एक बाथरूम से, एक लैटरिन से, एक चीज से चल जाया करता। जय अगर मेरे 4 भाई मेरे पापा और अलग अलग हो जाएंगे तो 4 ट्रैक्टर आवेंगे, 4 गाड़ी आवेंगी, 4 मोटरसाइकिल आवेंगी, 4 गैस चूल्हे आवेंगे, 4 डबल बेड आवेंगे, 4 कमरे बनेंगे, 4 लैटरिन बनेंगी, 4 बाल्टी आवेंगी, सारी चीज 4 आवेंगी कि नहीं आवेंगी?
तो जब 4 गुना खर्चा हो जाएगा, आमदनी कम होएगी, तो फायदा कंपनियों का हो गया। मतलब परिवार टूटने में कंपनियां का फायदा। समाज अगर आपस में एक दूसरे के साथ खर्चा पूरा कर ले, लोग अपना खर्चा इस तरीके से चलाते हैं और अपना समाज ऐसे चलाएं कि किसान ने तो अन्न उगा दिया, किसान ने अन्न उगा दिया, उस अन्न का हिस्सा एक सुनार को मिल गया, एक लोहार को मिल गया, एक खाती को मिल गया, एक नाई को मिल गया, और ऐसे ऐसे करके गांव के जो काम करने वाले लोग हैं इनको मिल गया। तो गांव का पैसा, गांव का धन गांव के गांव में बट गया, तो गांव मजबूत होया। एक दूसरा रास्ता यो है, किसान अपना कमा के भी बाहर कंपनियों को दे, सुनार भी अपना बाहर देवे, लोहार भी अपना बाहर देवे, नाई भी अपना बाहर देवे, खाती भी अपना बाहर देवे, तो फिर गांव खोखला होएगा कि नहीं होएगा जी? समझ गए ना? मतलब उससे भी कंपनियों का फायदा और गांव का सत्यानाश। जो अगर हमारा धन गांव के गांव में घूम जाएगा तो गांव बचेगा, और अगर हम अपना धन चाहे बच्चों की पढ़ाई के नाम पे, चाहे गाड़ियों के नाम पे, चाहे कपड़ों के नाम पे, चाहे जूतियों के नाम पे अगर बाहर कंपनियों को देंगे तो गांव खोखला होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब गांव के पास कुछ नहीं बचेगा, और वो हालत आप सबकी, हमारी सबकी हो चुकी है। आज गांव के, अगर इस गांव में 700 घर हैं लगभग, अगर मैं 700 का ही आंकड़ा ले तो 690 घर ऐसे होंगे इस गांव के जिनकी जमीन आज बैंकों के अंदर गिरवी पड़ी हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे। नहीं पड़ी हो तो बताओ जी। तो सबकी जमीन पड़ी गिरवी। उसके बाद बचा आपके गांव की जमीन। गांव की जमीन कौन सी बची? चौपाल की, अस्पताल की, स्कूल की, आपकी जोड़ की, मंदिर की, और जी आपके सचिवालय की, और जो बनी की, गांव में जो भी सामूहिक जमीन थी, जंगल की, शामलात की, गौचरान, जितनी भी जमीन बची थी, आपको पता हो वह गांव ने, वह सरकार ने अपने नाम कर ली। अब आपकी पर्सनल जमीन तो बैंकों में गिरवी पड़ी और सामूहिक जमीन सरकार के पास पड़ी। गांव पे क्या बचा जी? कुछ नहीं बचा। गांव में जितने कुएं होया करते, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं, आज से 100 साल पहले जब कभी गुलाम होया करते थे, किसी देश में को गुलाम कर लिया अंग्रेजों ने, उस टाइम पे यह तय किया जाता था कि भारत देश कभी गुलाम नहीं होगा। उन्होंने यह प्लान किया था कि ये लोगों को छोड़ना पड़ेगा हमको, इस देश को। बोले क्यों छोड़ना पड़ेगा? कि इस देश का जो सामाजिक तंत्र है ये ऐसा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये एक दूसरे का मतलब निकाल करके ऐसा इन्होंने गुत्थी बना रखी है कि मेरे काम आप आओ, आपके काम मैं आऊं, तो ये लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपराध भी नहीं करते। 1860 में आईपीसी आया था, जो ये कोर्ट बनी ना, कानून जिसको कहते हैं आप, ये 1860 में आया। पुलिस आई 1861 में। ये कब आई थी? जब क्रांतिकारियों को दबाना था। अंग्रेजों ने ना, क्रांति करने वाले लोग थे, उनके लठ मारने थे। आज भी पुलिस ये काम करती है कि नहीं करती? आज भी पुलिस अपनी मांग उठाने वाले लोगों को मारने का ही काम करती है। आप अपना मुकदमा लेकर चले जाओ, थाने वाले बोलेंगे स्टाफ नहीं है हमारे पास, थारे मुकदमे संभालने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, साहब तो बिजी हैं, आज नेताजी आए हुए हैं, आज मंत्री जी आए हुए हैं, आज पीएम आया, आज सीएम आया, यो करे ना जी। आपके काम करने के लिए पुलिस के पास समय नहीं है। पुलिस काम करती है कि गांव में जो चोर है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, गांव में जो नशे का कारोबारी है उसका पूरा ख्याल रखती है सरकार। क्यों जी? जो दारू बेचे, जो नशा बेचे, उसका पूरा ख्याल रखती है। आम इंसान जितने हैं, किसान जमींदार अपनी मांग मांगने चले गए, उसकी ख्यास नहीं है उनको। और वो दलाली करते हैं, जो लोग नशा का कारोबार करते हैं गांव के अंदर, वो पूरे गांव की खबर देते हैं उनको। अब ये प्लान बनाया इन्होंने कि इस समाज को अगर तोड़ना है, इसके 3-4 रास्ते हैं। पहले नंबर पे जो इनकी सबसे बड़ी मजबूती है, इनके गांव का संगठन। ये लोग पंचायत की भाषा समझते हैं। इनके गांव में सुबह कोई गलती कर दे, दिन में पंचायत बैठेगी, न्याय होगा। गलत को गलत कहने वाले लोग हैं और सही को सही कहने वाले लोग हैं। सबसे पहले ये कल्चर बदलो। आपके इलाके में आपने एक आदमी चुना था जो पंचायती था, सांगवान खाप का प्रधान होया करता, आपने वो वहां भेज दिया। भेजते ही चोर हो गया कि नहीं होगा? जब तक वो पंचायती आदमी था तब तक वो सही था।
जैसे ही वहां बचाया, जब उसको गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया, मिलते ही अब वो पंचायत का, समाज का आदमी नहीं बचा, अब वो सरकार का आदमी हो गया। समझ गए ना बात को? ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि जो गांव के आदमी थे, जो पंचायती लोग थे, जो न्याय की बात करते थे, उनको सत्ता के रास्ते पे ले जाना स्टार्ट कर दिया। बोलने वाले लोग, सच की बात बोलने वाले लोग गांव में बचे नहीं। समझदार लोगों को तो वहां बिठा के चोरी करने के लिए बिठा दिया, और फिर यहां पर कोई बचा नहीं। दूसरा रास्ता क्या था कि पंचायत के ऊपर से अगर गांव का भरोसा उठ जाए, अब पंचायत में मामला चला जाए, मान लो मेरे घर में चोरी हो गई, हमारी कोई बाण बेटी को किसी ने छेड़ दिया, या हमारे खेत में कोई गलत काम हो गया, या गांव गली का कोई अतिक्रमण कर रहा, कुछ भी हो गया गांव में गलत काम, पंचायत बैठेगी, निर्णय करेगी, शाम तक मामले का निपटारा, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। क्यों जी? और जब हमारे भाइयों का झगड़ा हो जावे और हम चले जावा पुलिस में, थाने में भी दोनों तरफ के लोग देंगे, फिर वकील को भी दोनों तरफ के लोग देंगे, और फिर जजों के साथ सेटिंग करनी होगी तो वहां भी दोनों तरफ के लोग देंगे। ठीक है, अब गेम प्लान समझा कि इनका भरोसा पंचायत से हटा दो। दूसरे नंबर पे इनको अगर काबू करना है तो दूसरा तरीका यह है कि जो इनकी मजबूती है, मजबूती क्या है कि गांव के पास अपनी जमीन है, इनको किसी की जरूरत नहीं, एक एक घर में 10-10 डंगर पाल रखे इनने, दूध पीवे, घी खावे, मौज करें, गर्मिया में अपना अलग टाइप का इनका सामान बनता रहे, सर्दियों में अलग टाइप का बनता रहे, घियाड़ा जैसा मौसम हो उसके हिसाब का खाना खावे, अपना राशन है, अपना अन्न है, अपने खेत में जो जी करे इनका उगा ले हैं, पानी अपने गांव का, अपने कुछ ही अंदा नहीं बाहर से। तो एक काम करो, इनको भिखारी बना दो, इनको फ्री की चीज दे दो। कि अपने यहां एक कहावत हो कर दी कि फ्री का नहीं जहर भी छोड़ना चाहिए, किसी ने फैला दिया इन्हीं के लोगों ने, और हमारे लोगों ने फ्री की चीज लेनी शुरू कर दी। जो भी चीज आपको कभी भी फ्री में मिली, चाहे वो डीजल पे सब्सिडी हो, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी हो, आपके खेत में पड़ने वाले पेस्टिसाइड पे, यूरिया पे, डीएपी पे, बीज पे, किसी भी चीज पे सरकार ने सब्सिडी दी जो बहुत सस्ती पड़ती थी, आज वो चीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। क्यों जी? समझ गए ना? अब आपके बच्चों को उन्होंने कहा कि पहले तो इनको लाइन में लगाओ, दूसरे नंबर पे पैदा होने से लेके बुढ़ा होने तक इनको लालच दो, लालच। जैसे दूध निकालने के लिए गाय के आगे, भैंस के आगे आप क्या करते हैं, उसके चारे में, उसका जो आगे राशन पड़ा है उसकी खोर में आप उसमें थोड़ा चून बू रख दें, और फिर वो उसका ध्यान हट जाए, वह लात मारना बंद कर दे। तो अब क्या करें, जैसे ही लात मारना शुरू करोगे किसान को बोलेंगे ले 2000 रुपए का चून, फिर लात मारने लगा, ले बुढ़ापा पेंशन का चून, ले 5 किलो राशन का चून, ले बच्चों को फ्री इंजेक्शन का चून, ले विधवा पेंशन का चून। क्यों जी? ऐसे करके वो हमारे आगे चून बुरकाती रहती है, और हम गाय की तरह शुद्ध होकर खड़े रहे, वो हमारा दूध निकालते रहते। सबका खून निचोड़ लिया, सबका, एक नहीं छोड़ा उन्होंने, है कि नहीं? कोई तबका बचा हुआ है? कोई जात बच रही हो, कोई तबका बच रहा हो, बच्चा बढ़ रहा हो, बूढ़ा बच रहा हो, जवान बच रहा हो, औरत बच रही हो, कुछ नहीं बच छोड़ा इन्होंने, पूरे परिवार के परिवार तोड़ दिए। इधर से खेत खराब कर दिए कि ये लोग देसी बीज ना उगा पाए, इधर से फ्री में टूटी चलाते हैं, सुबह टूटी चलनी शुरू होती है, चार ये देखो पानी में टूटी है, फ्री में चल रहा है, किसी का पानी चल रहा होगा, ये नाली चल रही है, ये सारा का सारा जाएगा, ये कहां जाएगा? जहां लैट्रिन के खड्डों का पानी भी बाहर है इसी नाली में, तो अब वहां अपना डंगरों को तो पानी कोई पिलाएगा नहीं। क्यों जी? जिस जोड़ में लैट्रिन का पानी जाओगा वहां कौन पिलाएगा? तो फिर जो मोटरसाइकिल एक मतलब फ्री में धुल सकती थी, मान लो आवास में रजबाया जा रहा है या जोड़ में जा रहा है, जोड़ में ट्रैक्टर ले गया अपना धोलाए, एक बूंद पानी की खराब नहीं होएगी। क्यों जी? लेकिन अगर समर्सिबल लगा के धोगे, उसको पाइप लगा के धोगे, तो सारा नीचे का पानी खराब कर देंगे, और जब नीचे का पानी निकालेंगे, नीचे का पानी नीचे जाता जाएगा और आपके कुएं खत्म हो जाएंगे। अब कुएं खत्म हो गए, अब इनको रगड़ना है। 2 साल पहले आपको क्या बोला इन्होंने कि जी अगर जब 2 इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो राशन भी नहीं मिलेगा, जो चीज फ्री में दे रखे थे, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, पेपर नहीं दे पाओगे, फार्म नहीं भर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, नौकरी पर नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, रेड़ी नहीं खोल सकते, मंडी से सामान नहीं ला सकते, हैं जी? नहीं कहते थे ना? ठीक। अच्छा, फिर इन्होंने कहा इनको रगड़ने का और रास्ता क्या है? तो
ITR को लेकर के, पैन कार्ड को लेकर के सब जोड़ो इनका, और यहां तक कि इनकी वोट भी जोड़ दो उस आधार कार्ड के साथ। और अगली बार जब ये कहेंगे कि जो चौथा इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आधार कार्ड बंद कर दो, फिर क्या करोगे? अगर सरकार एक हफ्ते के लिए पानी बंद कर दे गांव का, अपना पानी है क्या? अपना पानी नहीं है पीने का गांव के पास, आपके पास होगा, किसी और के पास नहीं है। हरियाणा के अंदर 99% गांवों के पास अपना पानी नहीं है। तो अगर सरकार के हाथ में आपकी गर्दन आ गई तो जब चाहे आपको अपनी मर्जी से नचाने का रास्ता आ गया। बैंक बैलेंस बंद करना हो, आपके खाते बंद, बोला था ना बैंक में नहीं घुस सकते अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे। अभी तो घुसना बंद किया था, बैंक से अपना पैसा नहीं निकलवा पाओगे। और ये करने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कहा करते थे किसी टाइम पर कि बच्चों, हमारे को बोला करते थे, चमासा आने वाला है, जोड़ में से माटी लाकर छत पे घेर लो। कच्ची छत होया करती थी, अगर जो बारिश का इंतजाम करना है तो चमासा आने से पहले कर लियो, बाद में चमासा आए पीछे रोक नहीं पाओगे जब छत चपकने लगेगी। यो नाश होने से पहले बचा लोगे अपने गांव को तो रास्ता है, नहीं तो रास्ता नहीं है जनाब। और इसका एक ही रास्ता है, गांव को वापस अपने कल्चर पे आना पड़ेगा। ये आपके बच्चों को कह रहे हैं कि ये धोती कुर्ते वाले तो अनपढ़ हैं। अरे ये जब अनपढ़ थे ना, ये अनपढ़ों के अंदर इतनी अकल थी कि पूरे गांव की बहू बेटी को अपनी बेटी माना करते थे। ये इन अनपढ़ों में, अगर अनपढ़ आदमी पूरे गांव की बेटी को अपनी बेटी मानता है और अगर पढ़ा लिखा आदमी पड़ोस के अंदर शादी करता है तो भाई हम अनपढ़ बढ़िया हमारे तो, क्यों जी? अगर अपने गांव में ही शादी करने का कल्चर पढ़ाई लिखाई ये सिखाती है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई लिखाई। अगर अनपढ़ आदमी हर छोटे बड़े का लिहाज करता है, अगर हर किसी की इज्जत करता है अनपढ़ आदमी, और पढ़ा लिखा बच्चा अपने बाप को ही तू तू करके बोलता है, गाली देके बोलता है और उसकी इज्जत नहीं करता, भाई हमने ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। जब अनपढ़ समाज होया करता, गांव के हर आदमी के पास काम होया करता, और आज पढ़ाई लिखाई के बाद गांव का हर बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, धक्के खाता है, कोई टोल पे लगा हुआ है, कोई लड़कियों को लगाना शुरू कर दिया टोल पे इन्होंने तो, हरामखोरों ने। कोई पार्किंग में लगा, कोई मॉल में लगा, कोई दुकान पे लगा, कोई किसी की नौकरी कर रहा, कोई किसी की नौकरी कर रहा। भाई मैं तो ये कहता हूं बुजुर्गों, अगर अनपढ़ रह के मालिक वाली फीलिंग लेनी है, अब पढ़ा लिखा होकर नौकर बनाना है, ये तो आप देखो इससे बढ़िया मैं तो ये कहता हूं अनपढ़ बढ़िया भाई, क्यों जी? अगर धोती खिंडके वाला आदमी अपने कल्चर में खड़ा होकर के गांव में पुलिस के आगे खड़ा होकर नहीं कहता गांव में नहीं बढ़ जाएगा मेरी मर्जी के बिना, और जो पैंट बुरसट वालों के आगे से होकर के पुलिस वाले उनके बुजुर्गों को डंडा मारे, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में ताश खेलते बुड्ढों का डंडे मारे कि नहीं मारे पुलिस ने? और इन पढ़े लिखे पैंट बुरसट वाले बाबा ये राजी हो रहे थे कि ठीक है कोरोना फैला रहा है, ऐसी बेशर्म औलादों का क्या करेंगे आपा? और ये इन्होंने ऐसे बच्चे हमारे स्कूलों में ऐसी पढ़ाई कि हमारी पूरी कल्चर को खराब कर दिया। ये गेम प्लान है। अगर आपको ये समझ में ना आए, कोई न्यू क्या था, मेरे को कहला किसी ने कि भाई साहब सरकार को क्या फायदा होगा गलत इंजेक्शन लगा के। मैंने कहा सरकार को क्या फायदा होगा परिवार तोड़ के? मैंने बता दिया ना क्या फायदा होगा। जिन कंपनियों को आपके परिवार टूटने से फायदा है, वही कंपनियां इन सरकारों को पैसा देती है इलेक्शन के टाइम पे। जो फार्मा कंपनियों के लिए आपको बीमार किया जाने लग रहा है, आपके बच्चों को पैदा होते ही इंजेक्शन लगा करके, उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा लेना होता है। तो आप बीमार पड़ोगे तभी तो डॉक्टर की 1 करोड़ रुपए जो उन्हें फीस देकर डॉक्टरी कर रखी पूरी होएगी। अगर आप ठीक ठाक रहोगे तो वो 1 करोड़ कैसे पूरे करेगा जिन्हें MBBS की डिग्री करी है 1 करोड़ लगा के? नहीं समझे जी? यानी कि आपको बीमार रखना, आपका समाज टूटना, आपका परिवार टूटना, आपके बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाना, आपके बच्चों को मारकाट की वीडियो दिखाना, आपके बच्चों में दंगों के प्रति भावना फड़काना, राजनीतिक अवेयरनेस को कम करना, आपके स्कूलों में रट्टे मारने वाली पढ़ाई लेकर के आना, आपके पानी का नीचे जाना, आपके खेतों का बर्बाद होना, आपके गांव से डंगरों का निकलना, यह सब षड्यंत्र का हिस्सा है। यह समझने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आए हैं आपको। और अगर ये सारा का सारा काम लोगों ने मिल करके किया है, मेरे को कुछ लोग कहते हैं भाई सरकार तो चलो कोई बात नहीं, सामने मान लिया सरकार खराब है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ सोचता होगा, विपक्ष क्यों नहीं बोलता? मैं उनको बता दूं बड़े बुजुर्गों, इस बार जब 2014 में मोदी की सरकार आई थी
288 एमपी बने थे बीजेपी के, उसमें से 144 से ज्यादा एमपी, आधे से ज्यादा एमपी वो थे जो पहले कांग्रेस में एमपी थे। आपके वाला पार्लियामेंट का मेंबर भी पहले उन्हीं का था। क्यों जी? मतलब पार्टी बदली, आपका एमपी बदला नहीं, पटवारी बदला नहीं, तहसीलदार बदला नहीं, डीसी बदला नहीं, एसडीएम बदला नहीं, मास्टर बदला नहीं, कुछ नहीं बदला। आपको लगता है आपने सरकार बदल दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। कोई एमपी थोड़ी आएगा आपके गांव में आपके बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए। जो स्कूल में मास्टर जी है जो आपके बच्चों को कह रहा है कि इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो तुमको क्लास में नहीं घुसने देंगे, ये कोई सीएम मुख्यमंत्री थोड़ी करता है। ये तो गांव का आदमी कर रहा है ना। जो पेस्टिसाइड यूरिया बेचने के लिए लगा रखा, उसने कौन लगा रखा? हमारा ही भाई भतीजा तो लगा रखा जी। जो जहर बेचने का काम कर रहा है हम लोगों को, वो हमारा ही तो भाई भतीजा ना। उसको प्रॉफिट ज्यादा देंगे, वो ऐसे धंधे में ज्यादा फायदा देंगे जिसमें समाज का नाश होता होगा। जिसमें समाज का फायदा होता होगा उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? आज के टाइम पे अगर प्रॉफिट वाले धंधे हैं तो 3-4 धंधे हैं। मोबाइल से जुड़ा हुआ धंधा, मेडिकल से जुड़ा हुआ धंधा, इंटरनेट से जुड़ा हुआ धंधा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ, या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ, या ये रोड बनने लग रहे इनसे जुड़ा हुआ। इसके अलावा कोई धंधा नहीं चलेगा। आप कपड़े बनाते हो वो नहीं चलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के खरीदने पड़ेंगे। ऐसा इंतजाम कर रखा है इन्होंने। तो अब आपके पास एक रास्ता है कि जी जिन लोगों ने हमारे लिए शहादत दी है वो इस दिन के लिए तो नहीं दी होगी। भगत सिंह जब मरा उसने क्या सोचा होगा? भाई मैं तो मर लिया, मैंने तो फांसी टूटना है, और आजादी अगर इतनी सस्ती चीज होती तो मरने की जरूरत क्या थी? कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लड़ लेंगे देवेंद्र बल्हारा और जनता सरकार मोर्चा, हमने फ्री में मिल जाए आजादी। आजादी फ्री में मिलने की चीज नहीं है जी। इसके लिए जान तक दी जा सकती है। ये हमारे पुराने शहीदों ने बताया। 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर के हम लोग आजाद हुए थे। ये इतिहास हमको बताया जाता है। मैं ये कहता हूं बुजुर्गों कि अगर गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, समाज आपका खराब हो रहा है, इसको ठीक करने कोई बाहर से आएगा क्या? क्यों जी? कोई बाहर से आ सकता है? बाहर से कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो वो नौकरी करने तो आ सकता है। अगर मैं भी आपके गांव में आके ये कहता हूं ना कि मैं आपके गांव के लिए करूंगा, आप मेरा साथ दो, ये समझ लेना झूठ बोल रहा हूं। मैंने क्या ठेका ले रखा भाई आपके गांव का? जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे, अगर वही घर से नहीं निकलते, हम क्यों निकले भाई? हम तो अपना फायदा देखने तो आ जाएंगे, हम आपके लिए करने कुछ नहीं आएंगे कभी भी। कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई डीसी, कोई नहीं आएगा आपके लिए करने के लिए। ये आपको ही करना पड़ेगा, रास्ता कोई नहीं है आपके पास। और ये करने का रास्ता तब है, ये तब होगा जब ये जन आंदोलन बनेगा। जन आंदोलन मतलब लोगों में ये भावना आएगी कि मेरा गांव है, मैं बचाएंगे। हमने एक रास्ता निकाला है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जा सकती है कि आपके गांव के अंदर, आपके ही स्कूल के अंदर आपके बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए कि हर हाथ को रोजगार दिया जा सके। तो जब अगर गांव के बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े और उसको गांव के गांव में रोजगार मिल जाए, तो उसको वो कभी भी अपना गांव छोड़ के नहीं जाएगा। मुझे ये मालूम है, अगर यहां का बच्चा गुड़गांव में नौकरी करता है और 1 लाख सैलरी लेता है, सारा तो कबाड़ खाता है, पूरा दिन धुएं में रहता है, पोल्यूशन में, सारा कल्चर खराब कर देता है और पूरे परिवार से टूटा रहता है। अगर ये को यहां 10,000 में भी नौकरी मिलती होगी, वो ज्यादा फायदे की सौदा है। क्यों जी? 1 रुपया खर्चा नहीं है, सारा का सारा बचत का है। इसके अलावा हमने कुछ रास्ते निकाले हैं। रास्ता ये है कि भाई जी गांव आपका है तो इसको आपके गांव के लोग ही ठीक करेंगे। तो वो गांव के लोग आगे आओ जो ठीक करना चाहते हैं। हम एक काम करेंगे, पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, स्कूल में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके हम बात बताएंगे कि खराबी क्या क्या है। जो खराबी है उसको ठीक करने के लिए जो आगे आना चाहता है नौजवान साथी, वो हमारे को दे दो। बैठ के ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी, हेल्थ कैसे सुधरेगी,
ये कैसे सुधरेगा और फिर अपने अपने गांव को बचा लो। क्यों जी? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाहर का आदमी नहीं करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये आज कर लियो, 10 साल बाद कर लियो, 50 साल बाद कर लियो, जब कर लियो, जब समझ में आ जाए तब कर लियो, लेकिन रास्ता यही है। क्योंकि आपका गांव पहले ठीक इसलिए था क्योंकि गांव का हर आदमी गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता था। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता था। वो अगर उसका खुद का बेटा भी अगर किसी की बहू बेटी को छेड़ दे तो वो कहता था पंचायत को कि जो पंचायत निर्णय लेगी मंजूर है जी, हाथ जोड़ के। क्यों जी? मतलब अगर कोई भी गलत काम कर दे, कोई चोरी कर दे, कोई जारी कर दे, कुछ भी कर दे, तो वापस गांव को सच के रास्ते पे आना पड़ेगा कि अपना व्यक्तिगत, मेरा बेटा गलत है तो उसको मानो समाज के सामने कि ये गलत है, और गलत को सजा मिलनी जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन गांव के सबसे ताकतवर आदमी को, चाहे वो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से ताकतवर हो, जिस दिन गांव के ताकतवर आदमी को, उसके बच्चों को गलत करने पे सजा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें उस दिन समझ लेना कि हम ठीक रास्ते पर है। अभी तो बुरा हालत किसकी है? अभी सजा सिर्फ गरीब को मिलती है, अभी ताकतवर आदमी को सजा नहीं मिलती है। तो अपने को क्या करना है? हमने एक थोड़ा सा समाज को जोड़ने के लिए एक मुहिम शुरू करी थी 2 साल पहले, और वो मुहिम हमारी लगातार दिन रात मेहनत करके हम लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हमने एक रास्ता निकाला है कि एक काम करते हैं, लोगों में ये भावना जागे कि अपने गांव को बचाना है तो उन शहीदों को याद किया जाए। हमने पिछली बार गोहाना में एक रैली की थी जिसमें हमने हर घर से 2 चम्मच घी मांगा था कि अपने घर से 2 चम्मच घी, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 चम्मच, मतलब जो आप खाते हो घी अपने रोटी पर रख करके, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कई घर ऐसे मान लो वो घी नहीं खा पाते, लेकिन ऐसा गांव में अभी बचे हुए हैं। अपना 2 चम्मच घी हमारे को दो शहीदों के नाम पे, हम उसकी एक ज्योत जलाएंगे। हमने पिछले साल अनाउंस किया था 2023 में 23 मार्च को गोहाना में रैली करके हमने 18 क्विंटल घी इकट्ठा किया। वो घी हम हुसैनीवाला लेकर गए पंजाब बॉर्डर पे, हम वो घी लेकर गए हुसैनीवाला पंजाब बॉर्डर पे, जहां पे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की समाधि है, वहां जहां फांसी उनको दी गई थी, उस जगह पर नदी किनारे, उस जगह पे उनका एक पूरा का पूरा स्मारक है। वहां केरोसिन की, इसकी एलपीजी गैस की जोत जलती थी। हमने वहां, जनता सरकार मोर्चा ने वहां देसी घी की जोत जलाई और उसको ये संकल्प लिया कि ये जोत हम कभी बुझने नहीं देंगे, गांव को जोड़ेंगे इस बात के ऊपर कि वो मर गए, उनके नाम का 2 चम्मच घी दो। 1 चम्मच घी देना है कि उन्होंने अपनी शहादत दी, उनको सम्मान करते हुए, और 1 चम्मच होगा हम अपने गांव को बचाएंगे, ये संकल्प करने के लिए कि भाई वो चले गए, अपनी जिंदगी दे गए, उसके सम्मान में 1 चम्मच, और आगे हम अपने गांव को बचाएंगे इस सम्मान में 1 चम्मच। तो वो 2 चम्मच घी मांगने के लिए आप लोगों के साथ आए हैं। अभी आने वाले टाइम में हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ के लोगों में जागरूकता के लिए, यहाँ के गांव को समझाने के लिए 23 मार्च को हम लोग दादरी में, को सरस्वती चौक, सरस्वती वाटिका में हम लोगों ने निर्णय लिया है उस 2 चम्मच घी को इकट्ठा करने का, कि गामराम अपने गांव से एक घर से 2 चम्मच घी, और आपकी 23 तारीख को वहां उपस्थिति, वहां आकर के आपको पहले तो हमारा हौसला बढ़ाना है। दूसरे नंबर पर जब आपको लगे कि आसपास के कितने सारे गांव आ गए, उनकी उपस्थिति हो गई, फिर आपके गांव में दोबारा आएंगे। उस दिन अपने पूरे गांव को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके फिर खड़े होंगे, फिर जो नौजवान निकल के आएंगे फिर उनकी ट्रेनिंग करेंगे। इस तरह से एक एक गांव में जब ये ज्वाला आगे बढ़ेगी, जिस दिन गांव वालों को ये समझ में आ जाएगा कि गलत क्या है सही क्या है, ठीक करना उनको आता है, उनके पुरखे उनको समझा के गए हुए हैं, गांव में जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे सलाह लोगे, उनको पता है कि गलत क्या है सही क्या है। वो हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, हमने तो उनसे सीखा है कि वो ठीक करा करते थे। अभी गांव का जोहड़ है, मैंने आपके जोहड़ देखे 2, एक जोहड़ है जो पुराना है, शायद उसके साथ कोई आस्था जुड़ी होगी आपकी, क्योंकि वो इसी तरीके का था, उन्होंने उसको छेड़ा नहीं। एक नया जोड़ बनाया, वहां आपके डंगर बैठ जाया करते थे। इन्होंने कहा पास हो रहा है, आपके यहां एक नया तालाब खुदेगा। आपको पता इस तालाब की सच्चाई क्या है? किसी को पता है क्या? मैं बताता हूं आपको क्या सच्चाई है।
सबसे पहली बात, ये तालाब जिस योजना के तहत खुदा है, उसी योजना के तहत आपको डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड दिया गया था, इजराइल की टेक्निक है। उसी के तहत आपके गांव के अंदर ये ट्रैक्टर लाए गए थे। जितने ट्रैक्टर की टेक्निक है ये इजराइल की टेक्निक है, ड्रोन की टेक्निक है ये इजराइल की टेक्निक है। जो कोरोना के दौरान आपको इंजेक्शंस लगाए गए थे, ये टेक्निक इजराइल की टेक्निक है। और अभी जो जोहड़ खुद रहे हैं, जो आपके खेतों में जो आपको हाइब्रिड बीज दिए गए थे, वो भी इजराइल की टेक्निक है। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंडो इजराइल, यानी इंडिया और इजराइल के कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं आपके तालाब को निर्मल सरोवर बनाएंगे। निर्मल सरोवर, अमृत सरोवर, ठीक है जी। अब वो सरोवर बन के क्या होगा? बढ़िया सरोवर बनेगा। जैसे इन्होंने नदियों का सत्यानाश किया, इन्होंने क्या किया? नहरों को नीचे से पक्का कर दिया। नहरों को नीचे से पक्का करने का नुकसान क्या होगा? कि अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज नहीं होगा। पानी सारा का सारा वहां जाएगा जहां लेके जाना चाहते हैं आपको। जहां से नदी जाएगी, जहां से नहर जाएगी, वहां पानी नीचे नहीं जा पाएगा, गांव के लिए पानी नहीं बचेगा। इसी तरीके से आपके गांव में ये तालाब खुदेगा, तालाब की चारदीवारी होगी, बहुत सुंदर चारदीवारी होगी, एकदम गजब का तालाब होगा। आप देखोगे, इसको देख करके मन खुश हो जाएगा आपका। बाहर चारों तरफ टाइल लगेंगी, बूढ़ों बुजुर्गों के लिए ओपन जिम बनेगा, बैठने की जगह बनेगी, आपने वहां शानदार जगह बनेगी, सारा गांव खुश हो जाएगा। भाई ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया था, तालाब इतने सुंदर किसी ने नहीं बनाए थे। क्योंकि ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, इजराइल की कंपनी को लेकर के आना था। जितना इसमें पैसा इजराइल को देना है, उन कंपनियों को देना है, उतने का बजट पास करना था। तो पहले सरपंचों की ताकत कम करी कि इससे ऊपर का पैसे का प्रोजेक्ट तुम कर ही नहीं सकते। तो गांव के सरपंच को पहले तो निकाल दिया इस प्रोजेक्ट से कि सरपंच तो निकलो। सरपंच निकल गया मतलब गांव निकल गया, ठीक है। तो गांव बाहर निकल गया। अब सरकार जो करे, सरकार ने पास करके भेज दिया। कंपनी आई, कंपनी ने आपके यहां तालाब खोद दिया। तालाब खोदने के बाद थोड़े दिनों के बाद जब अखबारों में छप जाएगा, गांव वाले तारीफ कर चुके होंगे, फिर कंपनी सरकार को बोलेगी कि हमारा खर्चा नहीं निकल रहा, हम इसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। तो सरकार बोलेगी कि आप यहां मछली पाल सकते हो, झींगा पाल सकते हो, मछली पालन चालू कर लो, उससे जो आमदनी होगी वो तुम्हारी, ठीक है जी। वो कहेगी इससे भी काम नहीं चल रहा। अरे तो फिर कोई बात नहीं, जब मछली पालने है तो मछली खाने वाले भी तो आएंगे, गांव वाले, किसी को मच्छी खानी भी तो होगी। जिसको मच्छी खानी है वो कब खाएगा? शाम को 5 बजे के बाद, जब उसको पौवा लगाना होगा। पौवा लगाने के बाद मच्छी याद आएगी, तो पौवा लगाएगा, कहीं बाहर जाके दारू पिएगा, गांव में बकवास करेगा, तो वहीं आता खोल दो, वहीं ठेका भी खोल दो, वहीं आता भी खोल दो, वहीं बैठ के खाए, बैठ के पिए, मौज करे। फिर नौजवान बच्चे होंगे, उनको नाचना भी होगा, डांस भी करना पड़ेगा। फिर गाड़ी में डीजे लगा के गांव का माहौल खराब करते हैं, फिर गांव वाले खुद कहेंगे वहीं डीजे भी लगा दो इनका नाचने के लिए। फिर वो गांव में उल्टी सीधी बकवास करते हैं, फिर कहेंगे वहीं 4 कमरे भी खुलवा दो जिनको ऐश करनी है, वहां बाहर से कचरा लेकर के आना है। ये कहेगा, गांव वाले ही कहेंगे अपने आप ही कि वहीं खोल दो ना सारा कुछ। आपके गांव को रंडी खाना बनाने के लिए चल रहा है सारा खेल, समझ गए ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हर गांव के अंदर ओयो के कमरे, आप सबके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मैंने आपको बताया, गांव अपनी पूरी मेहनत की कमाई कंपनियों को दे रहा है, एक टाइम आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर किसी को फोन आ रहा है, ले लो पुराने घर पे ले लो लोन, गाड़ी पे ले लो, पुराने ट्रैक्टर पे ले लो, डंगरों पे ले लो, पुराने घर पे ले लो, और किसी पे नहीं है तो 10वीं की डीएमसी पे ले लो, उस पे भी नहीं मिलता, आधार कार्ड पे ले लो। पहले लोन लो, फिर बताएंगे तुमको, फिर लपेटेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबका, सबके पास फोन आते हैं। और फिर बाद में क्या कहेंगे कि जी इससे भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, ये गाड़ियों पे फास्टैग लगे हुए हैं। आपने अगर देखा हो, जब आप टोल पे जाते हो, वहां जाके खड़े हो जाते हो, तो वो सेंसर अपने आप काट लेता है खाते में से, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो। आपके डंगरों के कान पे भी फास्टैग लगा दिए इन्होंने। फिर उस जोहड़ में जैसे कंपनी को बोलते हैं कि सड़क तुमने बनाई है तो टोल भी तुम ले लो, तो फिर जोहड़ कंपनी ने बनाया है तो टोल भी जोहड़ लेगा और कंपनी लेगी जोहड़ का। तो जब अपना डंगर पानी पीने के लिए जाएगा तो वो वहां डंडा होगा, डंगर खड़ा होगा, पैसा कटेगा, वो आगे बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर समझ आ रहा है तो जो गांव में घुसे उसके लठ मारने की जिम्मेदारी गांव वालों की है।
समझ गए ना, ये हम नहीं करने आएंगे। हम आपको बोलना इतना सी बात है, अपना पैसा रखो अपने पास। तुमको हमको 2 करोड़ रुपए देना, इस 2 करोड़ रुपए से हमारे स्कूल में मास्टर भेजो, इस 2 करोड़ रुपए से हमारे स्कूल के अंदर लैब खोलो, हमारे यहां स्कूल का खेलने का प्रोजेक्ट बनाओ, हमारे यहां हमारे बच्चों के लिए दो। हमको तुम्हारा जोड़ नहीं चाहिए, पूरा गांव मिलकर अपना जोड़ खोद लेगा जितना चाहिएगा, तुम्हारी योजना नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी योजना जितनी भी गांव में आई है सारा सत्यानाश करके गई है, यह समझना पड़ेगा आपको। वो योजना आपके लिए नहीं बनती हैं, वो योजना कंपनियों के लिए बनती हैं, कंपनियों के लिए बनती हैं। आपके लिए बनेंगी तो वो बनेंगी जो आप मांगोगे। आपने कुछ मांगा ही नहीं कभी, और जो मांगोगे तो लठ मिलेंगे। जब भी आप अपनी मांग मांगोगे तो आपको लठ मिलेंगे। आपको कंपनी की ही बात माननी पड़ेगी, ये कल्चर है इनका। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आए तो जी 2 चम्मच घी पूरा गांव इकट्ठा करेगा, वहां सरस्वती वाटिका में पहुंचेगा 23 मार्च को, और फिर आने वाले टाइम में फिर गांव इकट्ठा होगा। हम फिर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा भी समय लगाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं। मुझे लगता है आज एक बीज रूप में आपके बीच विचार आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि हम ठीक रास्ते पर हैं जनता सरकार मोर्चा वाले साथी, तो आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद हम लोगों को दीजिएगा। क्योंकि हम लोगों को एक पंचायत में जाना है, अभी अग्रोहा हिसार जाना है।